दवाई के लिए चक्कर कटवाए, फिर उसके बाद ये कह रहे कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सहारे पे चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ है। It's really sad to see my mother go away because she was just 59 and she recently retired and wanted to spend some quality time with us, but all I could see is lying down on the. So that's all I. अभी 2 दिन हुआ है। समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? व्यवस्था कराइए, मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। Shortly after I spoke with you, I tweeted and I wrote in an opinion piece that the predictions went up and it said that by the beginning of May, we could have 500,000 cases every day and 3,000 deaths. हमारे पास ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आधा घंटे के बाद ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो जाएगी। अपने मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर ले या ऑक्सीजन का इंतजाम कर ले। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कम से कम सारा बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है। ऑक्सीजन क्या चीज होती है? ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा हुआ आप लोगों ने। सबसे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, द वायर का एक नुमाइंदा होने के नाते और इसके अलावा एक पत्रकार होने के नाते तमाम उन नागरिकों से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिनके लिए भी संभव हो वो घर से बाहर ना निकलें। जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि मास्क लगाएं आप, इसके अलावा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, जो दूरी है वो बना के रखें, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएँ, ये मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। हमारा जो तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है, वो ढह चुका है, ख़त्म हो चुका है। वो अपने नागरिकों को ज़िंदा रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सिस्टम को अभी तक जो कर रहा था वो कोलैप्स हो चुका है। आप यकीन जानिए, और आप देख रहे हैं बहुत सारे दर्शक जो कि खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके होंगे, कुछ में से कुछ अभी संघर्ष कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के परिवार के लोगों में इस तरह के लोग होंगे जिनको किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का, किसी को ICU बेड नहीं मिल रहा है। आज इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में मुझे इसलिए भी देरी हुई क्योंकि मेरे एक पड़ोसी, जिनसे मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता भी है, उनसे दोस्ती है मेरी, उनके पति फ़िलहाल एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में और वहाँ भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। छोटा अस्पताल है और अस्पताल में इतना ज़्यादा दबाव था कि वो चाहती थी कि उनके हस्बैंड को शिफ्ट किया जाए किसी बेहतर अस्पताल में। मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया, लेकिन अभी तक भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कार्यक्रम, उनको कोई दूसरा बिस्तर, कोई दूसरा बेड अवेलेबल नहीं हो पाया है। किसी तरह से एक उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर अवेलेबल हो पाया। तो ये हालात हैं कि अब ये पूरी जो जंग है वो वहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपके घर तक आ चुकी है। मेरे पड़ोस में लगभग हर घर में कोरोना के मरीज़ इस वक्त भी मौजूद हैं और कई लोग ये कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि हम सोच रहे थे कि अगर पिछली बार ही हमें कोरोना हो गया होता तो कम से कम इतना ज़्यादा जो गंभीर ये जो नया वेरिएंट है वो हमें कम से कम नहीं लगता। तो ये आप सोचिए मनोस्थिति ये है। लेकिन हम इस मनोस्थिति तक पहुँचे कैसे हम इस स्थिति तक पहुँचे जहाँ पिछले लगातार 10 दिन से 1 लाख से ज़्यादा हम देख रहे हैं केसेस आए हैं और पिछले 2 दिन में 3 लाख से ज़्यादा केसेस हैं कोरोना के। यानी कि अगर यही बना रहा दस्तूर, आज भी अगर 24 घंटे बाद 3 लाख से ज़्यादा हुए तो 1 मिलियन 10 लाख नए कोरोना के मरीज़ 3 दिन में भारत पैदा करेगा। 1000 से ज़्यादा लोग रोज़ मर रहे थे, उनकी मौत हो रही थी और अब 2000 से ज़्यादा पिछले 2 दिनों में ये मौतें देखी गई हैं। यानी पिछले 10 दिनों में 15,000 लोगों की मौत हुई है भारत में।
भारत के लोगों की, उनके नागरिक का जो जीवन है वो इतना सस्ता हो गया है, उसे बचाना इतना मुश्किल हो गया है। आज जब मैं भारतीय नागरिक को देखती हूँ और दिल्ली शहर में, देश की राजधानी में जो हालत हो रही है अस्पतालों की, किसी के पास आधे घंटे की ऑक्सीजन बाकी है, किसी के पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। ये वो बड़े बड़े अस्पताल हैं जो न सिर्फ कि भारत की जो पूरा एक हेल्थ स्ट्रक्चर था उसको बनाया था उन्होंने, बल्कि उसके अलावा दूसरे देशों से भी लोग आया करते थे। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात जो यहाँ दर्ज करना चाहती हूँ वो ये कि लोग जो देश में मर रहे हैं या जो हालत ख़राब हो रही है वो वायरस की वजह से नहीं हो रही है, वो हो रही है एक ख़राब सिस्टम की वजह से, वो हो रही है ख़राब पॉलिटिक्स की वजह से, वो हो रही है जब हम वोटों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और नागरिक को नहीं। अभी भी हमारे देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अभी भी चुनाव जीतने की ही सिर्फ लगातार कोशिश कर रही है। अभी भी आप ये देखिए कि भाजपा का, ये आपको ट्वीट में दिखा रही हूँ, वेस्ट बंगाल का ये ट्वीट है, वेस्ट बंगाल के लिए ट्वीट किया गया है भाजपा के ट्विटर हैंडल से कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो आपको, यानी अगर भाजपा जीत जाती है वेस्ट बंगाल में तो आपको मुफ्त वैक्सीन मिलेगा, मुफ्त टीका मिलेगा। यही आपको याद होगा कुछ महीने पहले बिहार में किया गया था ये वादा, यानी कि मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा, तुम मुझे वोट दो। क्या भारतीय नागरिक के वोट की, उसके जीवन की ये अहमियत बची है कि अब ये सौदेबाजी होगी, सीधे सीधे जो है रिश्वत दी जाएगी भारतीय नागरिक को कि तुम्हें इस हालत में लाने के पीछे भी मैं जिम्मेदार हूं, और जब अब तुम इस हालत पर हो, सरकार के रहमो करम पर हो पूरे तरीके से, तब मैं अब ये रिश्वत तुमको दूंगा, ये बार्गेन तुमसे करूंगा कि तुम मुझे अब अपना वोट दो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तो ये तकलीफ की बात है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अलग अलग बड़े अस्पतालों ने किस तरह से ये घोषणा की कि उनके पास अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं पूरे तरीके से। वो हाई कोर्ट्स जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते बाद हम सुनवाई करेंगे, सारे हाई कोर्ट्स के मामले सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा, चूंकि कन्फ्यूजन हो रहा है, असमंजस पैदा हो रहा है। तो हाई कोर्ट्स जो हैं वो इस पर संज्ञान ले रहे हैं, जो अपील है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की उनको सुन रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ आदेश दे सकता है, हाई कोर्ट ऑक्सीजन का प्लांट नहीं लगा सकता, ऑक्सीजन पैदा नहीं कर सकता, दवाई पैदा नहीं कर सकता, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता। ये सरकारों के काम है। और इसीलिए ये कहते भी अफसोस होता है कि अगर आपने हॉस्पिटल के लिए वोट दिया होता तो आज आपको हॉस्पिटल मिल रहा होता। अगर आप वोट कर रहे हैं मूर्तियों के लिए, स्टैचूज़ के लिए, मंदिर के लिए, जज्बाती मुद्दों के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, तो आपको वही मिल रहा है। अगर आज आपने अस्पताल के लिए वोट किया होता तो आज शायद गिरेबान पकड़ के आप अपने नेता का ये पूछ रहे होते कि मैंने तुम्हें इसके लिए वोट दिया था, आज मुझे अस्पताल चाहिए, मुझे अस्पताल में बेड चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। तो इसलिए भी नागरिकों को खुद भी अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि भारत के में जितनी बड़ी तादाद में केसेस बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा केसेस अब भारत में हो चुके हैं, और 40% पूरी दुनिया का जो इन्फेक्शन है वो भारत से ऐड हो रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का के जो मरीज़ों की तादाद है उसका 40% भारत में उसके मरीज़ हैं कोरोना के फ़िलहाल। और इस सब के बावजूद मैंने कहा कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कितनी ज़्यादा एक तरह से अयोग्य है, कितनी इनफेक्टिव है। लेकिन आप मीडिया का देखिए, मीडिया ने भी जिस तरह से घोषणा कर दी थी, ये अपनी स्क्रीन पर भी आप ये देखिए, जो ये पोस्टर्स जो कार्यक्रम किए गए मीडिया के ज़रिए भी पहले से ही जीत की घोषणा हो गई कि भारत ने कैसे कोरोना को हरा दिया। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत कोरोना को हराकर पूरे विश्व के सामने हमने उदाहरण स्थापित कर दिया है। वही प्रधानमंत्री जो कि जाकर एक बीजेपी के नेता के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, पश्चिम बंगाल में और बाकी जगहों पर चुनावी रैलियां कर रहे थे भीड़ जुटाकर, जिनको इन 3 महीनों के दौरान, जो पिछले 3 महीने गुजरे हैं, उन्हें तैयारी इसके लिए करनी थी कि जो वेव चल रही है, यानी जो वेव आने वाली थी, उसके मद्देनज़र साइंटिस्ट से, डेटा साइंटिस्ट से, डॉक्टर्स से, इन सब के साथ बैठकर इस पर एक तरह से प्लान बनाना था कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या होगा। अभी फ़िलहाल प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और दिल्ली के तमाम हालात, बाकी तमाम राज्यों का जायज़ा लिया। लेकिन इसी दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनका बयान लाइव हो गया और भाजपा का ये कहना है कि ये सियासी प्लेटफॉर्म की तरह इसको इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। लेकिन आप ये ज़रूर देखिए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि पूरा जो ध्वस्त होती हुई ये पूरी व्यवस्था है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक फ़ोन हमारे लिए कर दीजिए, मैं मुख्यमंत्री हूँ एक राज्य का, लेकिन पूरे तरीके से लाचार हूँ। पहले उनको सुन लेते हैं, फिर वापस लौटेंगे। सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम
हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देश की जो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनको कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए और सभी राज्यों को ऑक्सीजन फौरन मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा, जैसे मैंने आपको बताया, कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्यों दिल्ली इतना बड़ा शिकार बन रहा है। इसके बावजूद भी कि जो सभी रिपोर्ट्स हैं वो इस तरफ इंडिकेट करती हैं कि अगर एक ओवरऑल हम सर्वे देखें तो लगभग 50% लोग दिल्ली में रहने वाले पहले ही इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और उसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले हफ्ते में 10% लोग, 10% आबादी पूरे प्रदेश की या पूरे शहर की इन्फेक्टेड हो चुकी है कोरोना वायरस से। यानी इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको दोबारा भी संक्रमण हुआ होगा कोरोना का, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जिनको पिछली बार हुआ था वो दोबारा भी कह रहे हैं कि उनको इन्फेक्शन हो गया है। इससे पहले कि मैं उन डिटेल्स पर आऊँ और अस्पतालों के बारे में आपको बताऊं कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों इतने लाचार माजूर घुटनों पर आ गए हैं, पूरी व्यवस्था किस तरह से चरमरा कर ध्वस्त हो गई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। करण थापड़ ने इंटरव्यू किया था भ्रमर मुखर्जी का, मिशिगन यूनिवर्सिटी की भ्रमर मुखर्जी, उन्होंने बहुत ही डराने वाले ये आंकड़े हमारे सामने रखे हैं। आप विश्वास कीजिए कि अगर मेरे पास ये विकल्प होता कि मैं आपको नहीं बताऊं ये सब, तो शायद मैं नहीं बताती। लेकिन मुझे लगता है कि ये पहचानना दुश्मन को कि दुश्मन कौन है, उसकी ताकत कितनी है, उसका कितना हमें सामना करना है, ये जानना ज़रूरी है। उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाना कि कितने विस्तार से ये हमारे ऊपर असर करेगा, तभी शायद इसके ऊपर एक पूरा प्लान बन सकता है। और यही मेरा आर्ग्यूमेंट रहता है जब लोग कहते हैं कि इस बारे में आप राजनीति पे बात ना करें। आप ये बताइए कि जब बात आती है एक्सपर्ट से बात करने की, यही वायर पर लगातार एक्सपर्ट से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रही हूँ, मेरे बाकी सहयोगी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सरकार को जिम्मेदार ठहराना है, जहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, वो भी हम करेंगे, क्योंकि ये सब एक राजनीति का ही हिस्सा है। तो उन्होंने बताया कि मई के पहले हफ्ते में, वो कह रही हैं 1 मई तक 5 लाख केसेस रोज़ हमें देखने को मिलेंगे और 3000 के आसपास मौतें हर रोज़ हो सकती हैं। लेकिन और भी ख़तरनाक उन्होंने बात की कि जो 8 से 10 लाख केसेस हो सकते हैं मई के दूसरे हफ्ते, मिड मई तक, मध्य मई तक 8 से 10 लाख केसेस हो सकते हैं और उससे कहीं ज़्यादा लोग, यानी 3000 से कहीं ज़्यादा लोग रोज़ उनकी मौत हो सकती है। ये वाकई अपने आप में चिंता करने वाले और बेहद, क्योंकि सिस्टम मैंने आपको बताया पहले ही कोलैप्स कर चुका है 3 लाख केसेस पे। अब देखिए आप कि खुदा ना करे, भगवान ना करे, अगर ये आंकड़ा, मैं तो कहती हूँ कि ये झूठ साबित हो, लेकिन अगर ये सही साबित होता है तो क्या होगा, ये सुन लेते हैं भ्रमर मुखर्जी को। And tell me, in the middle of May, when the peak in terms of infections happens, what will be the daily number of infections at that point? I'm hesitant to talk about this because I don't want to stir panic.
but I also feel a moral obligation as a data scientist to accurately report the numbers that we are seeing. And you can see all of these numbers, they're publicly available along with our methodology at our website, covind19.org. So everything is transparent for the sake of reproducibility and scientific rigor. So what we are seeing is at the peak, we are going to have about 8 to 10 lakh cases, reported cases, many more infections, and 4,500 deaths. And this IHME model that I just showed you predicts 5,500 deaths every day for India at the peak. This is frightening. It is so frightening. So the truth is, we face a very frightening situation. The word frightening itself is probably too mild. There's no real word to describe how terrible it could be. It is indeed scary. I have been tracking these numbers, and I have been tweeting and talking to people frantically because I still see that some people are not cognizant until it affects you and your immediate family. It's very hard to fathom, but it is really a very harsh reality. तो आप जिन जिन शहरों में होंगे आपको खुद वहाँ की असलियत मालूम होगी। बहुत सारे हमारे दर्शक ट्विटर पे अलग अलग जगहों पर टैग करके मदद की गुहार पहले ही लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, कई बड़े बड़े राज्यों में हम देख रहे हैं कि कैसे बुरी हालत हो रही है। उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े तमाम शहर चरमरा गए हैं और कानपुर से भी बुरी खबर सुनने में आई है। इसके अलावा और अलग अलग शहरों से हम सुन रहे हैं। दिल्ली में भी बदतरीन हालत है। नासिक का हमने जिक्र सुना जहां पर 22 लोगों की ऑक्सीजन के लीक हो जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। और अब आपको बताते हैं कि कैसे शहर के बड़े अस्पतालों ने अस्पताल दम तोड़ रहे हैं। अस्पताल दम तोड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है और उनके अंदर जो पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं, जो दाखिल हैं, वो भी दम तोड़ रहे हैं। गंगाराम हॉस्पिटल से बहुत बुरी खबर आई कि 25 लोगों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं हो पाई, लो ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ 510 पेशेंट्स एडमिटेड थे, दाखिल थे और इसके अलावा जो टोटल है वो 675 टोटल बेड्स हैं यहाँ पर। मैक्स हॉस्पिटल, हम आपको हर घंटे का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको एक ओवरऑल तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन क्या अपडेट्स हैं। मैक्स स्मार्ट हॉस्पिटल साकेत ने ये कहा कि उनके पास सिर्फ 1 घंटे से कम का बचा हुआ है ऑक्सीजन की सप्लाई। ये 12 बजे की बात है आज ही के दिन की। उनका स्टेटमेंट भी आया जो हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि 700 पेशेंट्स उनके पास एडमिटेड हैं और उनको इमीडिएट जो है वो असिस्टेंस की ज़रूरत है और नए पेशेंट्स को एडमिट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं भी अपने पड़ोसी के लिए जब ढूंढने की कोशिश कर रही थी बेड अब से 2-3 घंटे पहले, तो कई अस्पतालों में बेड की अवेलेबिलिटी हुई तो आईसीयू नहीं मिला, आईसीयू भी मिल गया। तो सबसे बड़ी बात थी कि ऑक्सीजन नहीं है। आप आईसीयू क्या करेंगे कमरे का अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको पड़ोसी को मेरे ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की। उनकी ऑक्सीजन 60-65 के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है। मैक्स का 6 हॉस्पिटल्स हैं मैक्स के और 1000 से ज़्यादा उनके पास बेड हैं। होली फैमिली हॉस्पिटल 385 कोविड पेशेंट्स यहाँ एडमिटेड हैं और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट आज सुबह मैंने उनका देखा, उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। उसके बाद पता चला कि उन्हें कुछ ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाई। बत्रा हॉस्पिटल से भी ये खबर आई 500 बेड हैं। 11 बजे आज सुबह उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के हालात हैं और जो मेडिकल डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल के उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, अगर नहीं हमें मिलती है सप्लाई तो हमें पेशेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट है, जो आईसीयू है, वहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और इस अस्पताल में 342 लोग हैं। तो ये मैं आपको हालात बता रही हूँ कि किस तरह से देश की राजधानी के हालात हैं। अब ये सोचिए कि आप दूसरे इलाकों का, जहाँ ये माना जाता है कि देश की जो राजधानी है वहाँ सबसे ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, लेकिन दिल्ली के हालात इसलिए भी ख़राब हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली इस वक्त एक बड़ा शिकार बना हुआ है एक वायरस का। वो वायरस जो कि ये नहीं देखता कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी पहचान क्या है, उसकी कोई जज्बात नहीं है, उसकी कोई भावनाएं नहीं हैं, कोई संवेदनाएं नहीं हैं। लेकिन शायद हमारी सियासत कभी इस बात को नहीं समझेगी। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में फ़िलहाल जो बताया मैंने आपको कि खुद एक सर्वे ये बताता है कि 50% से ज़्यादा लोगों को पहले से ही हो चुका था ये वायरस का संक्रमण और 10% कम से कम इस 1 हफ्ते में संक्रमण हुआ है, ये बता रही है रिपोर्ट। और इसके अलावा अब 300 से ज़्यादा हिट कर गया है उन लोगों का जो आंकड़ा है, यानी हर आदमी, हर व्यक्ति एक आंकड़ा बन चुका है अब, मरने वाला व्यक्ति या जिसको संक्रमण हुआ है वो व्यक्ति। और ख़बर ये आ रही है कि ये भी हो सकता है कि अब 500 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाए जैसे जैसे ये पूरी ट्रेजेडी
ये पूरी जो तबाही है हमारे सामने ये अनफोल्ड हो रही है। तो अपनी तैयारी आप पूरे तरीके से रखें। मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आप अपना ख्याल रखें और जितना मुमकिन हो सके, जितना संभव हो, घर से बाहर ना निकलें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।